Assalamualaikum dear students, welcome to our 11th lecture। आज का लेक्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने टिपिकल बिजनेस की कुछ और टर्म्स को सीखना है। उसके अलावा ख़ास तौर पे वो लोग जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने आज प्रोग्रेस इनवाइसिंग के साथ भी डिस्कशन करनी है। स्टूडेंट देखें, हमने कस्टमर का सारे मॉड्यूल को डिस्कस किया, एवरीथिंग के इनवाइस बनाने से लेके पैसे लेने तक, लेकिन अभी इसमें हमने कुछ टैक्स के मामलात को डिस्कस नहीं किया। टैक्स का क्योंकि आपको पता है कि वो लेक्चर अलहदा लेक्चर हम लोग बनाया हुआ है, ठीक है। टैक्स के मामलात को हम बिल्कुल सेपरेट लेके चलना चाहते हैं। अब स्टूडेंट दूसरी बात यह है कि आप भी एक चीज़ को मैं स्किप कर गया था, दैट इज़ एस्टिमेट्स। वो मैं इस वजह से स्किप कर गया था क्योंकि ये जर्नली स्टूडेंट ये बात समझते हैं कि शायद एस्टिमेट्स, कोड, प्रपोजल ये सब चीज़ें एक होती हैं, तो फिर क्विक बुक ने क्यों अलहदा ये सब चीज़ें दी हुई हैं। जनरली जब भी हमारे माइंड में एस्टिमेट का वर्ड आता है तो देखें वो यही आता है कि कस्टमर ने हमसे डिमांड की कि इसका आप मुझे कोटेशन दे दें, प्रपोजल दे दें, एस्टिमेट दे दें, कोट दे दें, बिडिंग दे दें, ठीक है। अब होता ये है कि वो हम ये समझते हैं कि शायद ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए एक ही मायने रखते हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट ये हमारे लिए एक ही मायने नहीं रखते, ठीक है। क्विक बुक में हर जो चीज़ है वो डिफरेंट चलती है। और फिर मैं आप लोगों को प्रोग्रेस इनवाइसिंग का भी लिंक बताना चाहता हूँ कि वो प्रोग्रेस इनवाइसिंग का लिंक किसके साथ लगता है, किस तरह से लगाया जाता है एस्टिमेट्स के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कोट की, कि कोट क्या चीज़ है, ठीक है। देखें, कोट उसी तरह इनवाइस की तरह ओपन हुआ। जिस कस्टमर को आपने कोट करना है, जिस कस्टमर को आपने कोट करना है, और उसे क्या कहते हैं कि अगर आपका सेल रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई है जिसने ब्याफ पे ये कोट आया है, तो उसका यहाँ पे आप नाम एंटर करेंगे, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐड न्यू, जैसे आपको यहाँ नाम एंटर करने की ज़रूरत है और आप सेव करेंगे तो सेल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नेम ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक नेम ऐड करके देख भी लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव नेम, देखें यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हुआ है, लेकिन हम फिर भी एक नेम ऐड कर लेते हैं कि ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसका नाम हम लिख लेते हैं विकास, ठीक है। और ओके, अर्शद, कह रहा है ऑलरेडी ये नेम एग्जिस्ट करता है तो आपको जी। अब देखिए मैंने यहाँ पे उससे क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव का जो नेम है वो आ गया। अब स्टूडेंट आप जो कोट दे रहे हैं, जिस आइटम की आप कोट दे रहे हैं, जितनी क्वांटिटी की वो दे रहे हैं, आपको वो क्वांटिटी और वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। लेट्स सपोज मैं 3 क्वांटिटी की कोट दे रहा हूँ और 40,000 रुपीज़ के ये मैं अमाउंट कोट कर रहा हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कोट है क्या। देखिए, कोट अब तब देते हैं जब आपको डर होता है कि ये प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। अब मैं 15 दिन का कोट दे रहा हूँ, 30 दिन का, मतलब अब मैं तो भी कोड दे रहा हूँ ना, अभी पता नहीं वो कस्टमर मुझसे ये आज के दिन पे कोड दे रहा हूँ, लेकिन कस्टमर जो है वो मुझे उसे क्या कहते हैं कि पता नहीं उसे कल कोड मेरा एक्सेप्ट करे, परसों करे, या पता नहीं महीने के बाद करे। तो अगर महीने के बाद करेगा तो मेरा तो ये प्राइस जो है वो चेंज हो चुकी होगी, तो मैं तो इस प्राइस के ऊपर रिलायबल नहीं हूँ ना। तो आप उसको कहते हैं कोट। यही चीज़ बिजनेस की दुनिया में आप कहते हैं भाई हमने तो कोड दिया था, आप नीचे क्लियर कट मैसेज भी लिख देते हैं या कस्टमर मैसेज के कॉलम में कि ये कोड वैलिड है टिल 30 मई 2020 तक, इसके बाद ये कोड वैलिड नहीं होगा, प्राइस ही सब्जेक्ट टू चेंज है। अब थोड़ा सा और हम इसमें डिटेल में जा रहे हैं कोड में, ज़रा आप आपने देखना है।
देखें, ये बिजनेस की लैंग्वेजेस हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर पे जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाएंगे, अभी हम क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर भी जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें समझना ज़रूरी हैं कि अब आपको डिमांड किस चीज़ की हो रही है, ठीक है। फिर आप उसको कहेंगे सर इस पे हमें कोड देना चाहिए, इस पे हमें एस्टिमेट देना चाहिए, इस पे हमें प्रपोजल देना चाहिए, ये बिड है हमारी। अब स्टूडेंट देखें, ये चीज़ आप लोग याद रखें कि कोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल उस कस्टमर ने आपसे डिमांड किया कि आप मुझे ये काम घर बना के दे दें, लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो कोर्ट के अंदर आप घर बना के दें, सिर्फ जस्ट ये लिखेंगे कि पूरा घर मैं आपको 40 लाख रुपए का बना के दूंगा, जस्ट यहाँ आइटम में आप लिखेंगे फुल हाउस, ठीक है ना, यानी कि आप जस्ट डिस्क्रिप्ट। अब उस फुल हाउस के अंदर सीमेंट कितने का लगा के देंगे, लेबर कितने की अप्लाई करके देंगे, उस फुल हाउस के अंदर आप लोग उसके जो डिफरेंट एसेसरीज हैं पूरे घर की, वो किस पे अप्लाई करके देंगे, वो डिटेल आपको देने की ज़रूरत नहीं होती कोर्ट में। कोर्ट में आपको सिंगल वन एक ही चीज़ लिखने की ज़रूरत होती है। वो क्या लिखने की ज़रूरत होती है कि आप उसमें जस्ट ये लिखते हैं कि आप टोटल उसको क्या चीज़ जो है वो बना के देंगे टोटल। अब आपको याद होगा, अब आप ज़रा रिकॉल करें कि जब मैं आइटम ऐड करने पे गया था, जब मैंने सर्विसेज या आइटम, आप कहें सर यहाँ तो आइटम ही आएगा, ठीक है, कि हम क्या क्या उसको दे रहे हैं, लेकिन आपको याद है कि मैं यहाँ जब आपको समझा रहा था, यहाँ पे जब मैं आपको सारे एलिमेंट्स को लिख रहा था, अब ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, पूरा घर आप बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फुल हाउस, जो आप बना के दे रहे हैं फुल हाउस की आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये जो मैं कोड दे रहा हूँ ये पूरे हाउस का दे रहा हूँ, मेरी सर्विसेज हैं, तो आप उसमें फुल हाउस यहाँ पे लिखते हुए नज़र आएंगे, ठीक है, कि पूरा आप घर बना के दे रहे हैं। वो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा इस टाइम जो समझाने का मकसद है ना, उस चीज़ को आप लोगों ने गौर से देखना है कि कोड क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब कोड के साथ अगला आता है बिड। अच्छा, बिड स्टूडेंट बेसिकली कोड और बिड जो है वो दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन जो बिड होती है ना, बिड वो जनरली हुकूमत के अदारों में की जाती है, और उसकी जो प्राइस है ना वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। प्राइस डिस्क्लोज मतलब जो बिड होता है ना वो ये होती है, जस्ट ये फ़र्क होता है बिड में कि आपको ये बात पता होती है कि जितने भी कंपटीटर्स ने कस्टमर को अप्रोच किया होगा, किसी भी कंपटीटर की प्राइस आपको नहीं पता होगी कि उसने कितने में ये चीज़ ऑफर की होगी उस कस्टमर को। तो बिड में प्राइसेस जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, ये बात याद रखें। अब यहाँ पे स्टूडेंट बिड नहीं आ रहा, अब फॉर एग्जांपल आपको बिड देनी पड़ती है, ठीक है। हुकूमती इदारे तो कोड की जगह बिड हमेशा लिखते हैं, ठीक है, कोड नहीं लिखते, वो कहते हैं जी यहाँ पे बिड लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई हुई है कि आप यहाँ कस्टमाइज डेटा लेआउट में जाएं, मेक कॉपी करें और इस कोड को चेंज कर लें, यहाँ पे आप लिख लें बिड, यहाँ पे आप बिड लिख लें, ठीक है, और इसको आप जस्ट क्या कर लें, सेव कर लें। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिड आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखें, इसी चीज़ को आप लोगों ने समझना है, इसी चीज़ की बात को समझना है। ये देखें ना, यहाँ पे लेआउट एक नया सेव हो गया, देखें कॉपी ऑफ कोड अलहदा हो गया। अगर आप कोड पे जाएं, ये देखें कोड अलहदा हो गया, और अगर आप बिल्ड पे जाएं तो देखें बिल्ड कॉपी ऑफ कोड में चला गया। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मैनेज टेम्पलेट में जाएंगे तो आप इसका नाम जो है वो, ये देखें कॉपी ऑफ कोड है, इसका नाम आप चेंज कर दें। ये देखें आप इसमें लिख लें कि ये बिड है, तो आप इसको सेव कर दें। देखें ये देखें बिड, अब यहाँ पे भी बिड ही आ गया, आप इजीली ट्रैक कर सकेंगे। तो स्टूडेंट ज़रा देखें बिड क्या चीज़ है और कोड दोनों सेम है, लेकिन बिड सिर्फ क्या होती है कि आप ऐसे, कभी कभी अदारे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं ज़रूरत यार, हमें उससे क्या कहते हैं, यहाँ कोड नहीं लिखा होना चाहिए, हमें बिड लिखा होना चाहिए, क्योंकि हमने आपकी प्राइसेस को डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है। वो प्राइसेस किसी भी कंपटीटर को पता नहीं होती। अच्छा, अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, कोड और बिड के बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एस्टीमेट की तरफ। अब स्टूडेंट एस्टीमेट क्या चीज़ है, ठीक है। एस्टीमेट है अंदाज़ा। अब थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। एस्टीमेट्स में जनरली वो आपसे देखिए ज़रा उधर बैक रिकॉल करें कोड को। कोड में मैंने क्या लिखा था
कि सब्जेक्ट टू प्राइसेस चेंज, यानी कोट आप देते हैं अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए कि भाई ये जो मैं कीमत 40,000 रुपया ऑफर कर रहा हूँ ना, ये 40,000 रुपया मैं इस वजह से ऑफर कर रहा हूँ कि ये 30 दिन के अंदर जो है वो चेंज हो सकता है, दैट इज कोट। तो मैं यहाँ लिखूंगा ये मेरी कोटेशन है, सब्जेक्ट टू 30 डेज, 30 डेज के बाद ये प्राइस चेंज हो सकती है। लेकिन जब मैं एस्टिमेट्स की स्टूडेंट बात करूंगा तो एस्टिमेट में ये कस्टमर मुझे कह रहा है, कस्टमर ने भी मेरे से चीज़ खरीदी नहीं है, देखो ये मेरे लिहाज से एस्टिमेट नहीं है, एक अपने माइंड में ये बात रखें, ये जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है ये मेरे लिहाज से नहीं लगाया जा रहा, ये बात याद रखें, ये मेरे लिहाज से नहीं लगाया जा रहा। एस्टिमेट में जब आप लोग बात करते हैं तो एस्टिमेट में आप ये कहते हैं, कस्टमर जनरली कस्टमर के लिए फिक्स ही होता है, कस्टमर मुझसे पूछ रहा होता है कि अगर आप ये मुझे चीज़ देंगे तो ज़रा बताएं कितने में देंगे, ज़रा मुझे इसका एक अंदाज़ा बताएं, एक एस्टिमेट बताएं कि वो आप कितने में देंगे। जनरली ये कस्टमर की टर्म्स में फिक्स ही होता है। कस्टमर जाहिर सी बात है कि विदाउट डिले ये चीज़ आपसे ख़रीदना चाह रहा होता है, तो वो पहले आपसे एस्टिमेट लेता है, वो कहता है यार इसका अंदाज़ा दे दे, कोटेशन नहीं होती, ठीक है, एस्टिमेट की बात होती है। तो एस्टिमेट के अंदर जो है वो हम यहाँ पे प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू चेंज नहीं होता। कोड के अंदर तो सब्जेक्ट टू चेंज होता है ना, एस्टिमेट के अंदर सब्जेक्ट टू चेंज नहीं होता। जो आपका सामने वाला कस्टमर होता है उसके माइंड में यही बात होती है कि मुझे ये इतने में ही ऑफर है, इतने में ही मुझे ये अमाउंट आके मिलेगी, इतने ये जो 40,000 रुपया है, यानी कि जो उससे क्या कहते हैं कि ये 40,000 रुपीज़ की मुझे ये जो प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट अगर मैं इससे अगले 15 दिन में परचेज़ करूं, 30 दिन में या 20 दिन में, जब भी मैं इसे परचेज़ करूंगा तो मैं इससे इतने में ही परचेज़ करूंगा। जनरली एस्टिमेट्स में देर नहीं लगानी होती कस्टमर में। अब जनरली एस्टिमेट्स किसको दिए जाते हैं? जनरली एस्टिमेट्स उनको दिए जाते होते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट वाले कस्टमर होते हैं। लेट्स सपोज आपसे हर दफ़ा प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, अब आप उनको बार बार कोटेशन तो नहीं देंगे, वो तो कह रहे होते हैं कि यार हमने तो हर टाइम आपसे प्रोडक्ट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें एस्टिमेट्स देंगे, मैं 5 या 6 दिन में आपसे प्रोडक्ट ले लूँगा। अब आपको वहाँ कोटेशन देने की क्या ज़रूरत है? आपको पता है कि यार ये तो हमारा लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट वाला कस्टमर है, इसको मैंने जस्ट एस्टिमेट भेजना है कि भाई ये चीज़ 40,000 में तुम्हें सप्लाई करूँगा, अपनी हाई अथॉरिटी से अप्रूव करा के दो। वो हाई अथॉरिटी से अप्रूव कोटेशन तो देखे तब दी जाती है जब मल्टीपल कस्टमर्स में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। अब ज़रा देखें, ये बैक्सर स्ट्रीट है, इसको मैं ऑलरेडी चीज़ें सप्लाई कर रहा हूँ, यार इसका मेरे साथ कंट्रैक्ट हुआ हुआ कि भाई आपने मुझे ये चीज़ें सप्लाई करनी ही करनी है। तो अब वो कह रहा है कि भाई मुझे अब एंकर एडेसिव चाहिए और मुझे बताएं कि आप मुझे कितने दिनों के अंदर ये सप्लाई, मैंने उसको कहा मैं 5-6 दिन के अंदर आपको सप्लाई कर दूंगा। वो कहेगा ठीक है मुझे एस्टिमेट दें। इसका ये मतलब नहीं स्टूडेंट समझना आपने कि ये 5 दिन के बाद 40,000 रुपया तो मैं उसको कहूँगा ओ यार सॉरी ये 45,000 रुपये में आएगा, ऐसा आपने नहीं करना। देखें ये बात याद रखें, कस्टमर के जहन में यही बात होती है कि एस्टिमेट इज़ अ जनरली फिक्स्ड टर्म। वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेट है, वो एस्टिमेट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि मैं कस्टमर को बता रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें मैं इतने में सप्लाई करूँगा, क्या पता वो आगे ले या ना ले। लेकिन बिड और कोर्ट में क्या फ़र्क है? कोर्ट में ये होता है कि ये बैक्सर स्ट्रीट जो है ये मुझसे अलावा 15 और लोगों से भी चीज़ें लेना चाह रहा है यार। जब ये 15 और लोगों से भी चीज़ें लेने जा रहा है तो मुझे 15 लोगों के सामने अपना कोर्ट रखना पड़ेगा। वो 15 लोगों का कोड उसके पास जाएगा और वो उसमें से कोई एक कोड सेलेक्ट करेगा, और फिर अगर उस पर क्लियर कट मैंने मेंशन किया होगा कि अगर भाई तुम मुझसे 30 दिन के बाद कहीं मेरा कोड एक्सेप्ट करो ना तो भाई ये प्राइस वैलिड नहीं होगी। कोर्ट में प्राइस चेंज हो सकती है लेकिन एस्टिमेट में प्राइस चेंज नहीं हो सकती, और जनरली ये उन्हीं कस्टमर्स के साथ किया जाता है जो कस्टमर स्टूडेंट हमारे लॉन्ग उससे क्या कहते हैं टर्म कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमसे चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं। अब देखिए एस्टिमेट के अंदर मैं उससे क्या कहते हैं कि अगर इन एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ, रिटेल एस्टिमेट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखें यहाँ पे उसको उसी तरह कहा कि मैं आपको 3 क्वांटिटी बेचूंगा, 40,000 रुपये की पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। अब अगेन आप इसमें कोई भी कॉलम अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं, वही बात है कस्टमाइज डेटा लेआउट में जाएंगे, आपको पता है कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ कॉलम्स हैं जो आप अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से ख़त्म भी कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन को भी ख़त्म कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, क्वांटिटी पहले भी लेके आ सकते हैं। ये सब स्टूडेंट हमारे कंट्रोल में, ये देखें ना सीक्वेंस ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब हमारे कंट्रोल में, इसे कोई ऐसे फ़र्क हमारे पास पड़ने वाला नहीं है। अब स्टूडेंट देखें, अब
एस्टिमेट के साथ जुड़ा है प्रपोजल। प्रपोजल क्या चीज है स्टूडेंट? देखें, प्रपोजल डिटेल हमारे पास एलिमेंट है। प्रपोजल जो है वो हमारे पास डिटेल एलिमेंट है। यानी कि प्रपोजल क्या चीज होती है? जब मैंने भी आपको बताया था ना कि आप उसको क्या बना के दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं। आप यहाँ पे कोर्ट में सिर्फ ये लिख रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें घर बना के दूंगा, या 40 लाख रुपए का या 40,000 का, व्हाट्सोएवर जो भी अमाउंट है, मैं आपको घर बना के दूंगा इतने का। लेकिन अब कस्टमर आपसे उसका ब्रेक डाउन चाह रहा है। वो कह रहा है यार इसका पूरा ब्रेक डाउन बताओ, ये 40 लाख तुम किस किस कीमत में लोगे? तो जब मुझे डिटेल ब्रेक डाउन पूरी चीज का देना पड़ता है ना, आइटम टू आइटम डिटेल ब्रेक डाउन, वो ना कोट कहलाता है, ना वो एस्टिमेट कहलाता है, वो प्रपोजल कहलाता है। स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? प्रपोजल कहलाता है। जब कस्टमर को आप डिटेल, जरा देखें मैंने कोर्ट में क्या बात की थी। मैंने कोर्ट में ये बात आपको की थी कि कोर्ट में आप सिंगल वन बस दे के एंड कर देते हैं, जबकि यहाँ पे आप डिटेल पूरा देते हैं कि आप किस तरह से आप उसे क्या कहते हैं कि आप हमसे अमाउंट वसूल करेंगे, किस तरह से आप किस किस आइटम के अगेंस्ट कौन सी प्राइस जो है वो कस्टमर को ऑफर करेंगे, और डिटेल एवरीथिंग आपको पूरी देनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। और दैट्स वाई देखें इसकी थोड़ा सी इसने खुद भी ये इंक्रीज कर दिया है, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जिस तरह से भी उसे क्या कहते हैं इसको लेना चाहें ले सकते हैं। अब जरा देखें स्टूडेंट, प्रपोजल के अंदर ना मार्कअप का भी कॉलम आ रहा है, मार्कअप का भी कॉलम आ रहा है। अब होता ये है कि डिटेल प्रपोजल है ना कि इसकी प्राइस ये चल रही है जी, मैं इससे अपनी सर्विसेज का आपसे 5% ऊपर लूंगा। तो यहाँ से आप देखें, ये यहाँ से आप प्राइस अपनी जो है ना वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे ये प्राइस जो है वो आप मार्कअप जो है वो अपनी ऐड भी कर सकते हैं। ये प्राइसिंग लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास जाके बात हो रही है कि प्राइसिंग जो लेवल है वो हम लोगों ने क्या है, वैसे हम प्राइसिंग लेवल बोल से सेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइसिंग लेवल अभी मैंने आप लोगों को जो है वो मज़ीद इसके ऊपर बताना है, क्योंकि वो हम लोगों ने प्राइसिंग लेवल को डील करना है अपने रिपोर्टिंग वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि प्राइसिंग लेवल को सेट करने के लिए मैंने चंद आपको फार्मूले भी बताने हैं, क्योंकि वो डिटेल की बात है। इस तरह से जब वो आप प्राइसिंग लेवल सेट कर लेते हैं ना, तो यहाँ सारे लेवल आ जाते हैं कि जी आप 5% इसके ऊपर लेंगे, 10% लेंगे, 15% लेंगे, जितने भी परसेंट आप लेंगे वो ऊपर उस प्राइस में ऐड होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं फिर आपको ये बात बता रहा हूँ कि स्टूडेंट देखें, ये डिटेल होता है, एवरीथिंग इसमें आपको पूरी डिटेल में देनी होती है। इस पर 3 घंटे लगेंगे, ये 15 क्वान्टिटीज़ होंगी, ये 20 क्वान्टिटीज़ होंगी, ये इस हिसाब से होगा। पूरा कंप्लीट जो डिटेल होती है वो हमारे पास किस में जाती है? प्रपोजल की लाइन में जाती है। अब ये तो स्टूडेंट हमने बात कर ली कोट की, बिड की, प्रपोजल की और एस्टिमेट की। मतलब बिड आप हुकूमती इदारों को जनरली दे रहे होते हैं जिनमें प्राइस डिस्क्लोज नहीं होती। कोट होता है जिसमें आपको डर होता है कि प्राइस चेंज हो जाएगी। एस्टिमेट क्या होता है? जिसमें कस्टमर लॉन्ग टर्म आपके साथ चल रहा होता है। और प्रपोजल क्या होता है? पूरा डिटेल एनालिसिस होता है आपकी कोट का, आपके एस्टिमेट्स का पूरा डिटेल एनालिसिस हमारे पास क्या कहलाता है? प्रपोजल कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर आप एवरीथिंग जो है वो डिटेल एनालिसिस में देते हैं। अब दैट्स वाई मैंने इसको एक अलहदा आपको क्लासीफाई कराया, ठीक है। अब यहाँ पे तो वर्ड एस्टिमेट्स ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तो वर्ड एस्टिमेट्स ही लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट इसका लिंक किसके साथ हम लोगों ने बनाना है? इसका लिंक हमने बनाना है प्रोग्रेस इनवाइसिंग के साथ। प्रोग्रेस इनवाइसिंग क्या चीज़ होती है, हमने इस चीज़ को डील करना है कि प्रोग्रेस इनवाइसिंग क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट प्रोग्रेस इनवाइसिंग ये होती है कि जब आप एक कंट्रैक्ट पकड़ लें, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म कंट्रैक्ट हो, उसने बड़े सालों में या बड़े महीनों में कंप्लीट होना हो, तो होता ये है कि आप साल पूरा तो वेट नहीं कर सकते ना कस्टमर से पैसे लेने का। लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कह रहा हूं कि आपका एक कंट्रैक्ट हुआ कि मैं 1 साल में आपको 4 स्टोरी ये बिल्डिंग बना के दूंगा, 5 लाख रुपए में कंट्रैक्ट हो गया, 50 लाख रुपए में कंट्रैक्ट हो गया। अब एक तो ये है कि आप पूरे 6-7 महीने लगा के वो 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं और उसके बाद जाके उसको कहें भाई लाओ मेरे पैसे। लेकिन स्टूडेंट ऐसे नहीं होता ऐसे है, आप जैसे जैसे काम कंप्लीट कर रहे होते हैं, आप अपने
कस्टमर को बता रहे होते हैं यार कि मैंने इतने % काम कंप्लीट कर लिया, यार मैंने इतने % काम कंप्लीट कर लिया, अब मैंने इतने % काम कंप्लीट कर लिया, तो कस्टमर आपको उस हिसाब से, तो कस्टमर आपके साथ साथ बिलिंग क्या कर रहा होता है, क्लियर कर रहा होता है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस इनवाइसिंग। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस इनवाइसिंग। अब प्रोग्रेस इनवाइसिंग का कई मिसकंसेप्शन है कि स्टूडेंट उसको रिपोर्टिंग के साथ डील करना नहीं सीखते। तो प्लीज़ ज़रा देखिएगा कि उसको हमने कैसे डील करना है स्मार्टली। सबसे पहले तो हमें प्रोग्रेस इनवाइसिंग जाके ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं एडिट में जाऊँगा, ये प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, उसके बाद स्टूडेंट ये देखें जॉब्स एंड एस्टिमेट्स का कॉलम आएगा, इसमें जाऊँगा और कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके ये देखें डू यू डू प्रोग्रेस इनवाइसिंग, क्या आप प्रोग्रेस इनवाइसिंग करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यस मैं इसके ऊपर जो है वो कर दूंगा कि यस मैं प्रोग्रेस इनवाइसिंग करता हूँ। तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा तो उसके बाद प्रोग्रेस इनवाइसिंग मेरी इनेबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले तो मैं एस्टीमेट बनाऊंगा। स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी है, जाहिर बात है आपने कस्टमर को तो सबसे पहले बताना है, किसी और चीज़ से प्रोग्रेस इनवाइसिंग नहीं बनती, सिर्फ एस्टीमेट से बनती है। ये चीज़ याद रखें, सिर्फ किससे बनती है, एस्टीमेट से बनती है। अब यहाँ जब आपने एस्टीमेट बनाया, लेट्स सपोज ये असद का आपने एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेट आपने बनाया कि जी मैं आपको सिविल वर्क करके दूंगा, ठीक है, एक ये 1200 में जो भी एलिमेंट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1200 में। अब ये मेरा 15 महीनों का कंट्रैक्ट है, 1 महीने का कंट्रैक्ट है, 20 दिन का कंट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म अलबत्ता कंट्रैक्ट है, मैंने इसको ये सिविल वर्क परफॉर्म करके देना है इतने में। ये उसके साथ मेरा डन हुआ। ठीक है, मैंने ये एस्टीमेट उसको फॉरवर्ड किया और ये एस्टीमेट अब फाइनल हुआ। अब फाइनली मैं इनवाइस बनाने के ऊपर आया। अब देखिए इनवाइस जब मैं बनाऊंगा, असद की ज़रा सा फोकस कीजिएगा, जब मैं यहाँ पे इनवाइस बनाऊंगा तो वो ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे देगा कि यार इसके साथ आपने एक एस्टीमेट किया हुआ है, कहीं उसी की तो इनवाइस नहीं बनाने लगे। आप करेंगे ओके, फिर वो आपसे कहेगा यार देखिए प्रोग्रेस इनवाइसिंग, खुद उसने कह दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बैक पे प्रोग्रेस इनवाइसिंग ऑन की है। स्टूडेंट अगर मैं प्रोग्रेस इनवाइसिंग ऑन नहीं करूँगा तो ये ऐसी मुझे कहेगा कि बताओ कि प्रोग्रेस, ये डायरेक्ट यानी कि 1200 का बना देगा। अब वो कह रहा है कि बताओ कितने % आपने काम कंप्लीट कर लिया, 100%। आप कहेंगे यार नहीं मैंने तो 100% नहीं किया। अब आप ये कहेंगे कि भाई मैंने तो यार काम जो कंप्लीट किया है वो तकरीबन 5% काम कंप्लीट किया है। तो आप 5% यहाँ पे लिखेंगे, 5% का साइन डालेंगे तो देखें ये उसको 60 रुपीज़ का इसने उसको बिल चार्ज कर दिया। और देखें उसको बता रहा है यार हमने आपको 1200 कोटेशन दी थी, अभी हमने सिर्फ 5% काम कंप्लीट किया है, तो 60 रुपीज़ जो हैं वो आपने मुझे क्या करने हैं, पे करने हैं। ऊपर देखें प्रोग्रेस इनवाइसिंग का टेम्पलेट खुद ही यहाँ पे आ गया, प्रोग्रेस इनवाइसिंग का। अब स्टूडेंट ज़रा फोकस इस बात के ऊपर करना है कि यहाँ तो मैं एक ही आइटम की बात कर रहा हूँ ना, एक ही आइटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तभी मैं इस चीज़ की यहाँ पे एक क्लियरेंस कर रहा हूँ। उसके बाद एक नीचे भी कॉलम है कि अगर आप आइटम टू आइटम उस चीज़ को देखने चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कई दफ़ा स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर ये परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा। देखो ये परसेंटेज आपके और कस्टमर के दरमियान पहले से तयशुदा होती है। लेट्स सपोज कि आप एक उसको बिल्डिंग बना के दे रहे हैं और उस बिल्डिंग के अंदर 50 कमरे आपने बनाने हैं। वो कहेगा कि यार जैसे जैसे आप कमरे पूरे करते जाएंगे आप मुझे बताते जाएंगे। अब मैंने उसको कहा ठीक है यार मैंने 50 में से 10 कमरे पूरे कर दिए हैं, तो आप 10/50 कर लेंगे और परसेंटेज ले लेंगे। देखो ये तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, यानी कि ये तो क्विक बुक ने नहीं डिसाइड करनी ना, ये तो आपके ऊपर है कि आपके और कस्टमर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है कि कितने % प्रोग्रेस हमने कर देनी है। तो अब जस्ट मैं इसको सेफ एंड क्लोज करूँगा। अब देखिए इसका रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट है। अगर लेट्स सपोज मैं यहीं असद की रिपोर्टिंग ओपन कर लूँ, यहीं ये देखें, सबसे पहले ज़रा देखें वो क्लियर कट बता रहा है कि आपने असद को एस्टिमेट बना के दिया है और उसके बाद 60 उससे चार्ज किया है। ये देखें ना अकाउंट में देखें एस्टिमेट और फिर 60 आपने क्या किया है, चार्ज किया। अब ज़रा इसमें जाएं रिपोर्ट्स में, और रिपोर्ट्स में ये देखें जॉब टाइम एंड माइलेज की रिपोर्ट में जब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे एस्टिमेट्स की रिपोर्ट चल रही है। जैसे अब मैं ओपन करता हूँ
यहाँ पे प्रोग्रेस इनवाइसिंग की जो रिपोर्ट है वो मैं ओपन करता हूँ। तो प्रोग्रेस इनवाइसिंग की जब मैं रिपोर्ट ओपन करूँगा तो ये देखें स्टूडेंट, ये असद की बात वो कर रहा है और मुझे क्लियर कट पता लग रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो 15 प्रोजेक्ट में मुझे पता लग रहा है कि सर इसका 1200 का हमने टोटल दिया था, अभी तक हम ना 60 जो है वो प्रोग्रेस इनवाइस जो है वो कर चुके हैं और 5% इसका जो है वो प्रोग्रेस आया है। ठीक है, हमने 1200 का एस्टिमेट दिया था, इसमें भी हम 60 जो है 5% जो है वो हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कंप्लीट करते जाएंगे ये प्रोजेक्ट की भी आपके पास ऐसे ही रिपोर्ट बनती जाएगी। तो अगर स्टूडेंट आपने प्रोग्रेस इनवाइसिंग ऑन नहीं की होगी तो ये चीज़ आपके लिए जो है वो बिल्कुल उससे क्या कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, अब आप स्टूडेंट देखें, इसमें अगर मज़ीद हम लोग देखें तो हमारे पास कौन सी रिपोर्ट चल रही है, अगर आप मज़ीद देखें तो और हमारे पास कौन सी होती है, ये जॉब एस्टिमेट्स वर्सेस एक्चुअल की रिपोर्ट होती है। ठीक है, ज़रा ये देखें, एक तो मैंने आपको ये दिखाई है ना, एक आपकी रिपोर्ट क्या होती है, जॉब एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल। अगर आप इसको ओपन करें तो ये देखें ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है असद से आपने 1200 एस्टिमेट किया था, एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, देखें यही हमारे पास पैसे आने हैं ना, लेकिन अभी आपने 60 रुपये एक्चुअल रेवेन्यू अर्न कर लिए, तो अभी भी 1140 रुपये आपने अर्न करने हैं। अब ज़रा स्टूडेंट फोकस करें, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई है, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई कि हमारे पास ये जो उससे क्या कहते हैं कि जो एस्टिमेट्स हैं वो चेंज नहीं होते। जाहिर बात है कस्टमर ने इसी के साथ आपका एग्रीमेंट कर लिया ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो ये एस्टिमेट्स आपको चेंज करना पड़ जाते हैं, तो उससे काम आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल रेवेन्यू आपका बढ़ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक्चुअल रेवेन्यू कम हो जाए। कैसे, अब 100% आप काम कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन कस्टमर आपको कह रहा है कि भाई मैंने आपको 1100 रुपये ही देना है, 100 नहीं देना, आपने काम सेटिस्फेक्शन वाला कंप्लीट नहीं किया। ये याद रखें, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में ऐसा काम होता है, अगर आप उसको सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर ना लेके जाएं तो वो आपको 1100 रुपया देगा, तो अब आपकी एक रिपोर्ट निकलेगी कि यार मैंने उसको 1200 की कोटेशन दी, उसने मुझे क्यों 1100 रुपया दिया। इस तरह ऑनर को ये बात पता लग जाएगी कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम ठीक नहीं किया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल रेवेन्यू बढ़ भी सकता है, ठीक है, इसमें भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल रेवेन्यू तब बढ़ सकता है अगर कस्टमर आपको आप कहें कि सर ये देखें हमारी प्राइसेस, अगर कस्टमर एग्री हो जाए आपके साथ। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि कस्टमर से जो आप एग्रीमेंट रेवेन्यू पे करा चुके होते हैं उसी के साथ ही चलता है। ये रेवेन्यू कम हो सकता है, बढ़ने वाला जनरली कोई केस एक आधा ही आता है, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम कैसे हो सकता है, कम तो है, क्योंकि देखें कस्टमर आपके बिल तब तक क्लियर नहीं करेगा जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर देंगे कि काम आपने उसने 100% आप ठीक कर लें। तो वो कहेगा नहीं यार मैं तो 1100 रुपया ही तुम्हें दूंगा, तो आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा कि सर ये 100 रुपीज़ का हमारे पास क्या चार्ज हो रहा है, डिफरेंस चार्ज हो रहा है। तो ये आपके पास उससे क्या कहते हैं कि फिर प्रॉब्लम वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसी बात पे देखें, प्रोग्रेस इनवाइसिंग को डील करने की सूरत में पहली तो बात यह कि एस्टिमेट आपने बनाना है, फिर प्रोग्रेस इनवाइसिंग के ऊपर आप आगे चले गए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड और डिस्कस हो रहा था, मैं दोबारा इनवाइस बनाने के ऊपर जाऊँ जिसको मैंने वहाँ पे उस टाइम छोड़ा था, असद, और इसको ओके करें। देखें एक वर्ड डिस्कस हो रहा है, क्रिएट इनवाइस फॉर सिलेक्टेड आइटम फॉर डिफरेंट परसेंटेज। होता है ऐसे है, कभी कभी ऐसे होता है कि आप ने एक प्रोडक्ट में उसे 15-16 चीज़ें बेच रहे हैं और 15-16 चीज़ों की हर की परसेंटेज अलग-अलग है, तो कोई मसला नहीं है यार, आप हर की परसेंटेज यहाँ पे अलग-अलग लगा लें, अलग-अलग अप्लाई कर लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हर की परसेंटेज आप अलग-अलग अप्लाई कर लें। दैट्स वाई है, या तो मैं एक ही प्रोडक्ट दे रहा था ना, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट होती 30-40 प्रोडक्ट में मुझे अलग-अलग परसेंटेज सेलेक्ट करनी पड़ती तो मैं अलग-अलग परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आप प्रोडक्ट जो है वो एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप एक भी परसेंटेज सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल आइटम की अलग-अलग परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा हमारे
लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब स्टूडेंट प्लीज़ इसको इस तरह ना कीजिएगा कि सर ये तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चली जाएगी। नो, लेट्स सपोज आपका एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको आपने 15 यूनिट बेचने हैं, उसने कहा यार 4 मुझे आज भेजो, 5 यूनिट मुझे 10 दिन के बाद भेजना, उसके बाद 6 यूनिट मुझे जो है वो अगले 10 दिन के बाद भेजना। यह महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मुझे आप बताएं स्टूडेंट, क्या ये भी प्रोग्रेस इनवॉइसिंग में नहीं आएगा? ये भी प्रोग्रेस इनवॉइसिंग में आएगा। अब होता ये है ना कि कई जिनको सही तरह से इसकी बेस नहीं पता होती, वो लोग क्या करते हैं, 4 की इनवॉइस अलहदा बना रहे होते हैं, फिर 5-6 की अलहदा बना रहे होते हैं। वो अब कस्टमर का यार क्या डीलिंग कहाँ हुई, किस तरह आपने गुड्स भेजी, ये सारा रिकॉर्ड क्या है, कैसे आएगा यार? जब आप एस्टीमेट को मैनेज करेंगे, प्रोग्रेस इनवॉइसिंग को मैनेज करेंगे कि भाई हमने आपको ऐसे चीज़ें भेजी थी, ये प्रोग्रेस की थी, ये आपका मरसा लेन देन, मैं तो एक दिन आगे पीछे नहीं किया यार, एवरीथिंग हमारे पास रिकॉर्ड में, आप रिपोर्ट से देख लेंगे। उसको कहेंगे भाई यहाँ पे कहाँ पे है यार, यहाँ पे हमने आपको जो चीज़ें भेजी हैं, आप उसको एक्चुअल डिटेल के साथ प्रोग्रेस इनवॉइसिंग देख लेंगे। आप कहेंगे यार मैंने तुम्हें प्रोग्रेस इनवॉइसिंग ऐसे ऐसे की है, आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ओवरऑल प्रोग्रेस इनवॉइसिंग की उसकी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। तो याद रखें, ये इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही सिर्फ पॉसिबल नहीं है, ये स्टूडेंट आने वाले जितने भी आपके प्रोग्रेस मतलब ख़ास तौर पे जो डिलीवरी बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा चलती है, जिसमें आपने लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं और उस जिसमें आप गुड सप्लाई कर रहे होते हैं प्रोग्रेस के ऊपर। तो इस वजह से इसको प्लीज़ आप माइंड में रखें कि कंस्ट्रक्शन के साथ ये लिंक नहीं करती। हर वो चीज़ जो टाइम लेती है आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में, वो प्रोग्रेस इनवॉइसिंग के साथ लिंक करेगी। तो स्टूडेंट, कोड, बिड, प्रपोजल, इस चीज़ को नोट करें। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बिजनेस की दुनिया में ये बहुत चीज़ नोट की जाती है। हम ये समझते हैं कि शायद बिड, प्रपोजल ये सब चीज़ें एक ही चीज़ हैं, लेकिन स्टूडेंट ये ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया। तो अब आप इस चीज़ को ज़रा देखें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, एस्टिमेट्स बनाएं, प्रपोजल देखें, प्रोग्रेस इनवॉइसिंग को डील करें। ठीक है, और एक कंप्लीट प्रोग्रेस इनवॉइसिंग डील करें 3 ही केसेस से। पहले अपने क्विक बुक में जाके प्रोग्रेस इनवॉइस को ऑन करें, फिर उसको मज़ीद आगे फैक्टर में कन्वर्ट करें। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट, अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, एंड दैट इज़ सेल्स टैक्स मैनेजमेंट। और वो ही सब पाकिस्तान के ऑनर्स की सबसे बड़ी मुश्किल है। और डेफिनेटली सेल टैक्स का काम अगर फ्रीलांसिंग में भी देखें तो हमारे पास बहुत चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ऑनर की तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है कि जो सेल टैक्स को मैनेज करना सीख लेता है वो उसके लिए एक किस्म का डायमंड ही होता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।